जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निम्बस करियर्स। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर सौरभ ठाकुर एंड स्वागत है आप सभी का आपके हमारे प्यारे से चैनल दैट इज निम्बस करियर्स पे। तो दिस इज द पार्ट 5th जिसमें हम DSSP का सेकंड शिफ्ट का पेपर कवर अप कर रहे हैं। इससे पहले हमने शिफ्ट 1 का पेपर पूरा अच्छे तरीके से सर्जिकली, जिसको बोलते हैं हर एक चीज हमने चीर फाड़ के बिल्कुल डिस्कस की है पेपर 1 की। दिस इज द पेपर 2 जिसकी भी ये भी से कौन सा पार्ट है, दिस इज द 5th पार्ट। तो मेक श्योर अगर आपने पिछले सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उनको पहले चेकआउट कीजिए, देन यहाँ पे आके फायदा है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, द मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग दैट प्राइमरली यूजेज एन एक्स प्लांट टू डेवलप अ होल प्लांट इज कॉल्ड एज डैश। जो जिस मेथड में बेसिकली आपके पास क्या पूछ रहा है यहाँ पे, हम एक प्लांट का पार्ट निकाल देते हैं जिसको एग्स पार्ट बोलते हैं। ठीक है, लेट अस से मैं हूं, मेरी बॉडी की स्किन से एक लेट अस से पार्ट निकाल दिया, इसको एग्स पार्ट बोलेंगे। तो सिमिलरली प्लांट के केस में इज कॉल्ड एज एग्स प्लांट, और उसको हम यूज करेंगे टू ग्रो अ होल न्यू प्लांट, दैट इज कॉल्ड एज डैश। अब जीनोम एडिटिंग तो बेसिकली यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है जीनोम एडिटिंग का इसके साथ। ठीक है, तो इसको तो यहाँ पे साइड कर देते हैं। प्लांट इंट्रोडक्शन, प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है? जब हम किसी नई प्लांट स्पीसीज को नई जगह पे इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्लांट इंट्रोडक्शन। हाइब्रिडाइजेशन तो बेसिकली हम किसकी बात करें? हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली हम टू प्लांट स्पीसीज को हाइब्रिडाइज करके एक डिजायर्ड ट्रेट जो हम जनरेट करते हैं, दैट इज इंक्लूडेड अंडर द हाइब्रिडाइजेशन। तो आंसर रहेगा इसका, दैट इज डी ऑप्शन, टिश्यू कल्चर। नाउ दिस टिश्यू कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो टिश्यू कल्चर क्या इस्तेमाल कहाँ पे होता है, पहले टिश्यू कल्चर में समझिए होता क्या। लेटेस्ट से मेरे पास एक मूली का पौधा है, ठीक है, मूली का पौधा है। यहाँ पे मैंने इसका एक पार्ट लिया, उस पार्ट को मैंने क्या बोल दिया? एग्स प्लांट। उसको मैं किसी न्यूट्रिटिव मीडिया में डाल दूंगा ताकि वो अच्छे से ग्रो कर जाए। ग्रो करके वो बना देगा ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड एज कैलस, विच विल अल्टीमेट फॉर्म द एम्ब्रॉयड एंड द एम्ब्रियो। एंड इस प्लांट को अगेन आपके पास यहाँ से, नाउ दिस मेथड के 2-3 यूजेज है। इस मेथड के 2-3 यूजेज है। सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज यूज्ड to grow many plants in less number of time, in less time, या बेसिकली शॉर्ट टाइम में आपको पास अगर किसी प्लांट के ज्यादा आपको कॉपीज जनरेट करनी है, देन वी यूज टिश्यू कल्चर। एंड दूसरा, हम इससे क्या बना सकते हैं? वायरस फ्री प्लांट्स। हम इससे वायरस फ्री प्लांट्स भी जनरेट कर सकते हैं अगर हम किसको इस्तेमाल करें? इसकी मेरिस्टेम को इस्तेमाल करें। बिकॉज जिस रेट पे आपके पास मेरिस्टेम डिवाइड करती है, उस रेट पे आपका वायरस डिवाइड नहीं कर सकता। तो अगर आप मेरिस्टेम को यूज करते हैं ना एग्स प्लांट, तो बेसिकली जो नया आपके पास प्लांट बनेगा दैट विल बी वायरस फ्री। ठीक है, चलिए बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। चलिए अगला सवाल, बहुत ही आसान लड्डू क्वेश्चन। लड्डू क्वेश्चन भी ऑब्वियसली पूछना बनता है ना? आगे सारे क्वेश्चन टफ डाल देंगे तो पेपर नहीं टफ हो गया। तो बट कंपैरेटिवली, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया, दिस शिफ्ट 2 इज कंपैरेटिवली इजियर साइड पे। अगर मैं बोलूंगा शिफ्ट 1 हमारे पास थोड़ी सी मतलब मुझे जो पर्सनली लगा, बाकी बच्चों का अपना ओपिनियन भी हो सकता है, बट मुझे पर्सनली शिफ्ट 1 थोड़ी सी हमारे पास स्ट्रॉन्गर साइड पे लगे एज कंपेयर टू शिफ्ट 2। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ डॉटर सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम वन पेरेंट सेल आफ्टर मियोसिस इज। हाँ जी, मियोसिस में हमारे पास कितने डॉटर सेल्स बनते हैं? मियोसिस में बनते हैं सर 4 डॉटर सेल्स। माइटोसिस में कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। ठीक है, 2 हमारे पास किस में बनते हैं सर? माइटोसिस में बनते हैं। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये देखिए माइटोसिस में हमारे पास कितने डॉटर सेल्स बन रहे हैं? माइटोसिस में हमारे पास दोनों जो सेल्स बन रहे हैं, 2 डॉटर सेल्स। नाउ दीज 2 डॉटर सेल्स आर बेसिकली, इनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रहेंगे? सेम एज दैट ऑफ पेरेंट। देयरफॉर दिस इज आल्सो कॉल्ड एज, माइटोसिस इज आल्सो कॉल्ड एज equational division. This mitosis is also called as equational division, whereas this meiosis is also called as reductional division. This mitosis is also called as reductional division because यहाँ पे हमारे पास number of chromosomes जो कि डॉटर सेल्स में रहते हैं वो आधे हो जाते हैं, यानी कि हाफ हो जाते हैं। सॉरी, यहाँ पे सेम रहते हैं,
माइटोसिस में सेम रहते हैं। लेट अस से इसके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो यहाँ पे इन दोनों डॉटर सेल्स के पास भी कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे, दैट विल बी 46 ईच। बट यहाँ पे हमारे पास दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है अगर इसके पास, तो इन सभी के पास 23 सभी के पास कितने हो जाएंगे, 23 क्रोमोसोम्स ईच। क्लियर है? दिस इज द डिफरेंस। माइटोसिस को इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, माइटोसिस इज यूज्ड जहाँ पे आपके पास सेल रिपेयर होनी है, ठीक है, सेल ग्रोथ होनी है। अगर मैं अपनी बात करूं, ह्यूमंस की बात करूं, एज वेल एज इट इज यूज्ड एज अ मेथड ऑफ गैमीट फॉर्मेशन इन द लोअर प्लांट्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल एल्गी। क्लियर है? चलिए, माइटोसिस ऑब्वियसली, मियोसिस कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ऑब्वियसली इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स एंड स्पर्म, ठीक है, गैमीट्स एंड स्पर्म्स एंड उनकी बात करेंगे वहां पे, तो वहां पे हमारे पास क्या इस्तेमाल होगी, मियोसिस इस्तेमाल। चलिए अगला सवाल क्या पूछ रहे हैं आपसे, पढ़ेंगे। Which step in glycolysis directly generates ATP via substrate level phosphorylation? Substrate level phosphorylation पे आपसे कौन सा स्टेप आपके पास, बेसिकली आप किससे, सिंपल सी भाषा में क्या पूछ रहा है यहाँ पे, किसमें से कौन से स्टेप में आपके पास एटीपी निकलेगा। पहला स्टेप हेक्सोकाइनेज, यहाँ पे तो सर एटीपी इस्तेमाल होता है, हाँ जी, इसके लिए आपको पूरी ग्लाइकोलिसिस आनी चाहिए। कैसा, मैंने आप लोगों को ट्रिक बता रखी है क्या, जी फूफा, वीडियो चेकआउट कीजिए, गिरे दोनों, पीके, पेप्सी, पानी या पौवा, ठीक है, पौवा तो पता है, ठीक है। दिस इज ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। तो सिमिलरली आपके पास, ठीक है, उसके बाद DHAP, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से पूरी साइकिल चलेगी, तो पूरी साइकिल तो लिखने का टाइम नहीं है, बट यहाँ पे देखिए, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में यहाँ पे हमारे पास कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है, दैट इज हेक्सोकाइनेज, और यहाँ पे तो इनफैक्ट एटीपी की यूटिलाइजेशन होती है, नॉट प्रोडक्शन, ठीक है। तो हमारे पास एटीपी की पहली फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, जब हम 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट करते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ पे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के पास कितने फॉस्फेट ग्रुप थे, सर 2, यहाँ पे कितने बच गए, सिर्फ एक ही बच गया, थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन वाला रिमूव कर लिया, तो वो फॉस्फेट किसके पास जाएगा, वो फॉस्फेट जाएगा हमारे पास एडीपी के पास, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए किस पे, एटीपी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हो रही है हमारे पास सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ADP इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू ATP एंड दिस 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू, एक यहाँ पे होती है हमारे पास, दूसरी नीचे लेवल। इन दोनों यूटिलाइजेशन, नेट गेन ऑफ ATP कितना रहता है हमारे पास, दैट इज 2 ATP। टोटल गेन कितना रहता है, 4 ATP, बट नेट गेन जिसकी बात की जाए 2 हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में, तो हमारे पास आपको 2 जो नेट गेन रहता है दैट विल बी 2 ATP। इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे दूसरे चैनल दैट इज पंजाब करियर्स पे मिल जाएगी, वहां पे हमने ग्लाइकोलिसिस बहुत अच्छे से डेप्थ में एक्सप्लेन किया, आधे घंटे की वीडियो है सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस के ऊपर, तो अगर आप चाहते हैं तो उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कोडोन्स इज रेफर्ड एज ऑर्ची स्टॉप कोडोन, हाँ जी, स्टॉप कोडोन्स बेसिकली हमारे पास 3 है यहाँ पे, UAG, UGA एंड UAA, बताएंगे किस किस के लिए इस्तेमाल होते हैं, आंसर रहेगा इसका दैट इज बेसिकली UAA, दिस कोड्स फॉर ऑर्ची, ठीक है। यहां पे हमारे पास इसको, ठीक है, दिस इज यूज्ड फॉर एम्बर एंड दिस इज यूज्ड फॉर, ठीक है, क्लियर है, इजी सा क्वेश्चन, वन इज यूज्ड फॉर एम्बर, द सेकंड वन इज यूज्ड फॉर द ओपन। चलिए अगला सवाल, which of the following is the first amino acid incorporate proteins synthesis in the eukaryotes, किसमें पूछ लिया भाई आपसे, आपसे पूछ लिया सर यूकैरियोट्स में,
ध्यान रखना, नॉट प्रोकैरियोट्स। तो हमारे पास पहला स्टार्ट कोडोन कौन सा है सर? AUG। AUG कोड्स फॉर मेथियोनिन, AUG कोड्स फॉर मेथियोनिन इन यूकैरियोट्स। बट अगर यही क्वेश्चन आपसे प्रोकैरियोट्स में पूछा होता देन इट वुड हैव बीन फॉर्माइल मिथियोनिन। तो प्रोकैरियोट्स में हमारे पास कौन सा रहता है? दैट इज फॉर्माइल मिथियोन। क्लियर है? चलिए, ग्लाइसिन एलेनिन का यहां पे कोई लेना देना नहीं। फर्स्ट पूछा है दैट विल बी मेथियोनिन, बिकॉज आपके पास AUG जो कि हमारे पास स्टार्ट कोडोन होता है, इट्स कोड्स फॉर मेथियोनिन। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोसाइड। अगेन बहुत बार एक ही चीज बोल रहा हूं, इस पेपर में बहुत ही आसान सवाल आपसे पूछे गए थे। तो आसान सवाल का जो, तभी मैंने बोला आपका जो ये पेपर है दैट विल बी स्लाइटली ऑन द इजियर साइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड कौन सा है? व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? क्या फर्क है तीनों में? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड एंड नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस हमारे पास 3 है, कौन कौन से? सॉरी 5। ठीक है, कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। ठीक है, नाउ यहां पे इसी नाइट्रोजनस बेस के साथ, इसी यहां पे देखेंगे बहुत ध्यान से, इसी नाइट्रोजनस बेस के साथ जब मैं एक शुगर ऐड कर दूं देन इट बिकम्स अ न्यूक्लियो, देन इट बिकम्स अ न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, क्या ऐड कर दिया मैंने? शुगर ऐड कर दिया। नाउ इसी नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस phosphate, it gives me, ये क्या दे देगा मेरे पास? न्यूक्लियो। तो आई होप न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड एंड नाइट्रोजनस बेस में कोई भी डिफरेंस हमारे पास नहीं क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आंसर बताएंगे इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोसाइड? AMP एंड ATP, ये तो बेसिकली हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स। एडेनिन इज अ नाइट्रोजनस बेस, तो आंसर क्या बचता है हमारे पास? दैट इज C ऑप्शन, दैट इज एडिनोसिन। एडिनोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, इट इज अ न्यूक्लियोसाइड। क्लियर है? चलिए अगला सर, वेयर आर पॉलिटीन क्रोमोसोम्स टिपिकली फाउंड इन द फॉलोइंग सेल्स। देखिए क्वेश्चन आपके पास शिफ्ट 1 में भी पूछा गया था, नॉट एग्जैक्टली द सेम बट इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन। बेसिकली आपके पास पॉलिटीन क्रोमोसोम पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया था शिफ्ट 1 में, दिस मेक्स इट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पॉलिटीन क्रोमोसोम के ऊपर हमारे पास शिफ्ट 1 में पेपर पूछा गया है। हाँ जी, कहां पाया जाता है? तो इट इज फाउंड in the salivary glands of Drosophila as well as gut lining। नोट डाउन कर लेंगे इसको भी, कहां कहां पाया जाता है? salivary glands of Drosophila, gut lining of Drosophila as well as Malpighian tubules। Malpighian tubules कहां होते हैं भाई? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। Malpighian tubules, ठीक है, वहां पे हमारे पास पॉलिटीन क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कहां पे? ड्रोसोफिलिया में। क्लियर है? चलिए, ये आपके पास पॉलिटीन क्रोमोसोम ड्रोसोफिलिया में। ठीक है, 5 इसकी टांगे रहती हैं। ठीक है, पेंटा इसीलिए इसको बोला जाता है। चलिए, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड क्रोमोसोम आउटकम आफ्टर अ सिंगल क्रॉसओवर अकर्स विद इन अ पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। नाउ व्हाट इज पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन? पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन आपको बता देता हूं, पहले इसका आंसर बताता हूं। ठीक है, इसका आंसर वैसे फर्स्ट रहेगा बट पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। ये देखिए, पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। व्हाट इज पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन?
ये देखिए यहाँ पे आपके पास सिंपली इसकी इन्वर्जन कर रहा हूं मैं यहाँ पे, दिस इज पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन इन अ क्रोमोसोम, ठीक है, इन अ क्रोमैटिड, दिस इज द पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। नाउ इसकी वजह से होगा क्या, अब क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे, ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर बेसिकली हमारे पास उस टाइम पे बेसिकली हमारे पास डुप्लीकेशन आ जाएगी, एज वेल एज हमारे पास 2 क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल, विच फंक्शन इज प्राइमरली एट्रीब्यूटेड टू पेक्टिन इन द सेल वॉल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। पेक्टिन कहां प्रेजेंट होता है, पेक्टिन बेसिकली हमारे पास सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको चाहे आप सेल ग्लू बोल लो या सेल सीमेंट बोल लो। अजय अब ग्लू और सीमेंट का फंक्शन क्या होता है, सीमेंट का क्या फंक्शन होता है, सीमेंट क्यों इस्तेमाल करते हैं हम घरों में, ऑब्वियसली 2 ब्रिक्स को आपस में जोड़ने के लिए। ना ब्रिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सेल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो सेल्स को 2 सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए हम बेसिकली क्या इस्तेमाल करेंगे, पेक्टिन इस्तेमाल करेंगे। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है हमें, प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये तो सर सेल वॉल का फंक्शन है। मीडिएटिंग सेल टू सेल एडहेजन, हाँ जी, एंड पोरोसिटी रेगुलेशन, बी ऑप्शन। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें, एक सिंगल डाउट भी नहीं रहना चाहिए। फॉर्मिंग द सेकेंडरी सेल वॉल नहीं, कैटालाइजिंग एंजाइमेटिक रिएक्शंस, ये तो एंजाइम्स का काम। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये हमारे पास पेक्टिनेशियस लेयर है जो कि आपके पास 2 सेल्स को आपस में कनेक्ट करती। चलिए, विच एंजाइम कैटालाइजेस द कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू साइक्लिक एएमपी, कहां पे होती है ये पहली चीज, ये बेसिक चीज आपके पास सेकेंडरी मैसेंजर जब हमारा जनरेट होता है वहां पे ये चीज इस्तेमाल होती है। तो एटीपी सिंथेज तो ऑब्वियसली नहीं यूज होगा। एटीपी सिंथेज कहां यूज होगा, जहां पे हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एटीपी रहेगी। एटीपी सिंथेज कहां यूज होगा, जब हमारे पास, जहां पे हमारे पास एटीपी की सिंथेसिस होगी। प्रोटीन काइनेज ए, यहाँ पे आपके पास जहां पे प्रोटीन बन रहा होगा वहां इसके इस्तेमाल होगी। आंसर रहेगा दैट इज एडिनाइलेट साइक्लेज, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन शुड बी आर करेक्ट आंसर, दैट इज एडिनाइलेट साइक्लेज। फॉस्फोडाइस्ट्रेज कहां बनेगा, जहां पे हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की इस्तेमाल हो रहा हो। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहां पे इस्तेमाल होता है, आप जल्दी से बताएंगे। चलिए अगला सवाल, साइंटिस्ट साइंटिस्ट साइंटिस्ट, ये हमारे पास इस जो इससे पिछले वाली वीडियो है 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन साइंटिस्ट के ऊपर ही थे। अगर आप मान के चलो, मैं सेकंड पेपर में हार्डली आप मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चन आपके पास सिर्फ और सिर्फ किस पे आ रहे हैं, साइंटिस्टों पे। तो साइंटिस्ट के नाम, उनके एक्सपेरिमेंट्स, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास यहां से बनते हैं। ठीक है, चलिए लेटेस्ट से मुझे इसका आंसर नहीं पता, लेटेस्ट से मुझे इसका आंसर नहीं पता है, मैं इस्तेमाल करूंगा यहां पे एलिमिनेशन मेथड। जॉर्ज मेंडल भाई साहब, मेंडल भाई साहब ने तो क्या किया था, हमारे पास इनका लेना देना सर जेनेटिक्स के साथ है, यहां पे कोई लेना देना इनका नहीं है। वॉटसन एंड क्रिक, इन्होंने तो सर डीएनए का मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स, डीएनए डबल हेलिक्स का मॉडल दिया था। रॉबर्ट हुक ने सर क्या किया था, सेल की डिस्कवरी की थी। कर लिया एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल, कौन सा आंसर बचा, जे हैमरलिन। ठीक है, जे हैमरलिन बेसिकली इसने आपके पास जो आपके पास एल की है उसमें एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, उसने बोला था कि बेसिकली आपके पास जो न्यूक्लियस होता है वही सेल का कैरेक्टर एज वेल एज इंडिविजुअल का कैरेक्टर दिखाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ये प्यारा सा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे इसको अच्छे से। पहले मेरे को तो पहली लाइन में ही आंसर दिख गया, बाकी आप लोग जाइए। मुझे पहली लाइन में ही आंसर दिख गया, बाकी लाइन पढ़ने की जरूरत पड़ी ही नहीं। ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम किसकी बात कर रहा है यहां पे, ये डाउन सिंड्रोम, किसकी बात कर रहा है यहां पे, डाउन सिंड्रोम। आते हैं जरा ऑप्शन, द फिटस हैज डुप्लीकेशन ऑफ लॉन्ग आर्म ऑफ 21st एडवर्ड सिंड्रोम। The fetus has extra copy of 21st chromosome due to meiotic leading to Down syndrome। आंसर आपको साफ मिल गया। और कोई ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम वाला, नहीं। टर्नर सिंड्रोम,
टर्नर सिंड्रोम तो हमारे पास X0 के केस में राइज होता है। तो दिस इज आंसर रहेगा, दैट इज बी ऑप्शन। नाउ डाउन सिंड्रोम में हमारे पास दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। यहाँ पे इसके डिसऑर्डर्स देखेंगे, आजकल इंटरनेट पे तो बहुत कॉमन मीम चल रहे हैं इसके ऊपर। ये शक्ल आप लोग, ये शक्ल वाले लोग आपको दिख ही जाएंगे कहीं ना कहीं इंटरनेट पे, ठीक है। इनके ऊपर बहुत मीम्स चल रहे होते हैं आजकल। अब देखिए बेसिकली होता क्या है इसमें, बेसिकली हमारे पास जो ब्रेन होती है उसके डेवलपमेंट पे भी डिसऑर्डर पड़ता है। तो बेसिकली डाउन सिंड्रोम, इनकी शक्ल सभी की सेम ही देखने को मिलेगी आपको, बिकॉज इनकी शक्ल आप देखेंगे तो एलमंड शेप इनकी शक्ल रहती है, तो वो सभी की ऑलमोस्ट शेप आपको बॉडी की शेप बराबर ही दिख जाए, ठीक है। चलिए अगला सवाल, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड कनेक्ट्स न्यूक्लियोटाइड्स इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड आरएनए? न्यूक्लियोटाइड्स, इसीलिए आपके पास डीएनए और आरएनए को क्या बोला जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो बेसिकली आपको बताना है दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है। चलिए मैं दोनों तरीके से इसका आंसर निकाल सकता हूं, आपको एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करके बताता हूं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहां पे इस्तेमाल होता है सर हमारे पास? दिस इज प्रेजेंट बिटवीन कार्ब्स। हाँ जी। हाइड्रोजन बॉन्ड कहां प्रेजेंट होता है? बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड शुड बी आर करेक्ट आंसर। पेप्टाइड बॉन्ड क्योंकि हमारे पास किसके बीच में इस्तेमाल होता है? इट इज यूज्ड बिटवीन अमीनो एसिड्स। तो आंसर रहेगा दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर। वो भी कौन सा? पर्टिकुलरली अगर तुमसे पूछा जाए दैट इज 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल होता है। आपको लोकेशन भी बता देता हूँ। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे काउंट करूं कार्बन की, तो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कार्बन, एंड दिस इज द फिफ्थ कार्बन, ठीक है। यहाँ ये वाला दिस इज द फिफ्थ कार्बन, दिस इज कॉल्ड एज 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसका टोटल पूरा नाम क्या है? 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कैसे बनता है ये? बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। जब हम डेप्थ में सिलेबस करेंगे इसका, तब हम अच्छे से इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल, which of the following scientist was awarded Nobel Prize for the discovery of enzymatic role in certain RNA molecules known as ribozymes? Ribozymes basically आपके पास are the basically आपके पास जो ribozymes होते हैं, दे बेसिकली आपके पास जो एंजाइम्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो सिंपली या तो प्रोटीन्स होंगे, या तो बेसिकली दे कैन बी आरएनए जो विच बिहेव एज अ राइबोसोम, ठीक है। चलिए आंसर बताएंगे इसका। क्रैब्स एंड फिशर नहीं, मेलिस एंटोगवा, इसमें तो बेसिकली आपके पास पीसीआर टेक्निक डेवलप की थी, तो इसको भी तो नहीं मिलेगा। आंसर रहेगा दैट इज एल्टमैन। एल्टमैन वाज द पर्सन जिसने, आपके पास बार बार बोल रहा हूँ साइंटिस्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन साइंटिस्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अगला सवाल, which vitamin derived coenzyme is essential for oxidative decarboxylation of pyruvate? इनमें से कौन सा coenzyme is responsible for oxidative decarboxylation of pyruvate? पायरुवेट, बेसिकली पायरुवेट से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं ना, तो उस टाइम पे आपके पास कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, ये आपसे पूछ रहा है भाई, जल्दी से बताएंगे। अब यहाँ पे विटामिन डेरिवेटिव अगर पूछे तो एडिनोसिन और गुआनासिन को तो मैं एलिमिनेट कर सकता हूं, बिकॉज दे आर नो विटामिन। बचते हमारे पास दो विटामिन, थायमिन एंड बायोटिन। नाउ दिस बायोटिन की अगर मैं बात करूं, दिस विटामिन, दे आर आल्सो बोथ आर द प्रीकर्सर्स ऑफ विटामिन, बोथ आर द टाइप्स ऑफ विटामिन बी। हाँ जी, तो बायोटिन का इस्तेमाल तो करता है, बट इट इज यूज्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन। नोट डाउन कर लेंगे इसको, इट इज यूज्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। अगर डीकार्बोक्सिलेशन करनी है देन वी हैव टू यूज थायमिन, ठीक है, देन वी हैव टू यूज थायमिन। बायोटिन कहां पे इस्तेमाल होती है? फॉर द कार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन के लिए क्या इस्तेमाल करना है हमें? दैट इज थायमिन। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, which of the following statement best describes the structural role of carbohydrates? कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो नोन एज पॉलीसैकेराइड्स। कौन सा बॉन्ड इनके बीच में प्रेजेंट होता है? इनके बीच में प्रेजेंट होता है सर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अभी बताया थोड़ी देर पहले।
हैं? अच्छा ये देखिए भाई, आपको तो आंसर भी साफ ही दिख गया, आंसर भी साफ ही दिख गया भाई, कि नहीं दिख गया? अभी भी तो दिखना चाहिए, अभी भी नहीं दिख रहा है, फिर कभी भी नहीं दिखेगा। ये देखिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सर ने पहले ही आंसर बता दिया था। तो आंसर बेसिक नॉलेज रखोगे चीजों की, आंसर साफ दिखेगा। फॉर्म बाकी भी देख लेते हैं, बट स्टिल एक बार ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। फॉर्म हाइड्रोफिलिक बैरियर इन सेल मेम्ब्रेन, नहीं, ये तो लिपिड्स का काम है। सब मेनली एज लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल, हाँ जी ये फंक्शन है, बट ओनली लगा दिया यहाँ पे इन्होंने, क्या लगा दिया? ओनली। ओनली तो नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स के और भी फंक्शन है, तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। कंटेनिंग नाइट्रोजनस बेसिस एसेंशियल फॉर जेनेटिक कोडिंग, नहीं, ये बेसिकली कहीं ना कहीं डीएनए के आसपास चले गए हम, तो इसको भी साइड करते हैं। आंसर बचता है दैट इज टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी थ्रू पॉलीमेरिक चेंज रेजिड्यूड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। डी ऑप्शन। बहुत ही आसान पेपर बेटा, इससे आसान पेपर नहीं आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए, द एम्फीबॉलिक नेचर ऑफ टीसीए साइकिल मींस इट इज इन्वॉल्व्ड इन डैश। एम्फी का मतलब क्या होता है? बायो की बेसिक टर्मिनोलॉजी याद रखोगे, आंसर यहीं पे मिल जाएगा। एम्फीबोलिक, एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल नेचर, एम्फीबियंस, ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ। एम्फीबॉलिक मींस यहां पे आपके पास कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है और एनाबॉलिज्म भी हो रहा है। कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेकडाउन, एनाबॉलिज्म मींस फॉर्मेशन। ठीक है, तो सिंथेसिस में तो हमारे पास सिर्फ एनाबॉलिज्म हुआ, तो ये तो नहीं होगा। बोथ कैटाबॉलिज्म एंड, अरे तो डायरेक्ट ही आंसर दे देना। हाँ जी, इतना आसान पेपर और कौन बनाएगा भाई? इससे आसान पेपर एज एन एग्जामिनर नहीं बनाया जा सकता, इससे आसान पेपर एज एन एग्जामिनर नहीं बनाया जा सकता भाई। चलिए, डैश हार्मोन्स लाइक स्टीरॉइड्स बाइंड to intercellular receptors influencing gene expression, while dash hormones like insulin bind to cell surface receptors triggering second messenger blah blah। ये भी आसान क्वेश्चन है अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखो यहां स्टीरॉयड हार्मोन्स की बात करूं अगर मैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स कौन कौन से होंगे मेरे पास? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया। सिंस दे आर स्टीरॉयडल हार्मोन्स एंड मुझे पता है मेरी जो सेल मेम्ब्रेन है दिस इज फॉस्फोडाइस्टर, बेसिकली आपके पास किसकी है? फॉस्फो इसकी बनी हुई है, हाँ जी, लिपिड इन नेचर है, बेसिकली बोल सकता हूँ लिपिड इन नेचर। ठीक है, लिपिड नेचर की है अगर मेरी सेल मेम्ब्रेन, तो बेसिकली लिपिड्स आपके पास हाइड्रोफोबिक होते हैं एंड लाइपोफिलिक रहते हैं। मेरी जो सेल मेम्ब्रेन है दैट विल बी लाइपोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। इतनी चीज तो क्लियर है, क्योंकि उसकी जो बाहर वाली, सबसे बाहर वाली पोलर हेड होता है दैट इज हाइड्रोफोबिक, तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा? सिर्फ और सिर्फ लिपिड्स को। तो लिपिड्स कैन इजीली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, वेयरएज जो आपके पास ये होंगे प्रोटीन वाले हार्मोन्स हो गए, फॉर एग्जांपल आपका इंसुलिन हो गया, तो वो डायरेक्टली एंटर नहीं कर पाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आंसर मिल ही गया होगा। डैश हार्मोन लाइक स्टीरॉइड्स, तो यहाँ पे हमारे पास लाइपोफिलिक, एंड दूसरा मेरे पास हाइड्रोफिलिक होना चाहिए। हार्मोन्स लाइक स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स तो आपके पास बाइंड टू सेल रिसेप्टर इन्फ्लुएंसिंग जीन लेवल, डैश हार्मोन्स लाइक इंसुलिन बाइंड टू सेल रिसेप्टर। हाँ जी, एक आपके पास लाइपोफिलिक होगा, दूसरा आपके पास हाइड्रोफिलिक होगा। ए ऑप्शन शुड बी आर करेक्ट आंसर। पेप्टाइड्स एंड स्टीरॉइड्स, नहीं है, इन्होंने उल्टा कर दिया। एमाइन एंड ग्लाइकोप्रोटीन, नहीं। हाइड्रोफिलिक, नहीं, स्टीरॉयडल हार्मोन्स हाइड्रोफिलिक कब से होने लगे? दे विल बी हाइड्रोफोबिक। ठीक है, लाइपोफिलिक, अब समझो जो हाइड्रोफिलिक होगा वो लाइपोफोबिक होगा, वेयर जो लाइपोफिलिक होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा। ठीक है, उल्टा। तो आंसर रहेगा दैट इज ए ऑप्शन। ठीक है, इसकी एक बार देख भी लेते हैं, डायग्राम भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो आपके पास स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, ये जो आपके पास स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं लाइक एस्ट्रोजन, एफएसएच, दे कैन डायरेक्टली क्रॉस दिस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दे कैन डायरेक्टली क्रॉस दिस सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज आपके पास जो सेल मेम्ब्रेन है दिस इज लिपिडिक इन नेचर। ठीक है, आपके पास लिपिड इन नेचर है तो इट कैन अलाउ डायरेक्टली द मूवमेंट। ठीक है, वेयर बात की जाए यहाँ पे हमारे पास जो आपके प्रोटीन हार्मोन्स रहते हैं, इंसुलिन, दे हैव टू जनरेट द सेकेंडरी मैसेंजर।
ठीक है, इसको हम डिटेल में करेंगे जब तब इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे, what is the phenomenon called when the genes are moved to telomeric regions and become transcriptionally silent? बेसिकली आपके पास साइलेंसिंग का मेथड है और आंसर तो आपको दिख ही जाना चाहिए यहां से। कहां से? इस वर्ड से। कहां से आंसर दिख जाना चाहिए सर? आंसर दिख जाना चाहिए यहां से। अभी भी नहीं आंसर दिखा तो लानत है। ठीक है, बट अगेन पढ़ना, जितना ज्यादा पढ़ेंगे चीजों को उतना ज्यादा आपके पास चीजें क्लैरिफाई होंगी। ठीक है, तो आंसर रहेगा इसका दैट इज टेलोमेयर पोजिशनिंग इफेक्ट। इट इज अ टाइप ऑफ जीन साइलेंसिंग। इट इज अ टाइप ऑफ जीन साइलेंसिंग। देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके पास डायग्राम में। ठीक है, इसको हम जब डिटेल में हम जब सिलेबस करेंगे तब इसको ऊपर डिस्कस करेंगे हम अच्छे से, टेलोमेरिक पोजिशन इफेक्ट क्या होता है। चलिए, which of the following regarding is correct regarding the composition of viroids? Which of the following is correct regarding the composition of viroids? वायरॉइड्स क्या होते हैं उसके लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट आर वायरसेस। वायरसेस का अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर देखूं तो वायरसेस के बेसिक स्ट्रक्चर में बेसिकली उनके पास एक प्रोटीन कोट रहता है। दिस इज द प्रोटीन कोट, वेयरएज उनके पास जेनेटिक मटेरियल रहता है एक साथ। बेसिक कंपोजिशन इनकी ही है। जेनेटिक मटेरियल कैन बी डीएनए और आरएनए। इतनी चीज क्लियर। वायरॉइड्स और प्रियॉन्स की एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कैसे याद रखते हैं। पी से याद रख लेना। ठीक है, पी से याद रख लेना। प्रियॉन्स के पास हमें सिर्फ क्या देखने को मिलेगा? प्रियॉन्स के पास सिर्फ हमारे को क्या देखने को मिलेगा? प्रोटीन कोट। कौन सा? इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस प्रोटीन कोट हमारे को प्रियॉन्स के पास देखने को मिलता है। वेयरएज वायरॉइड्स के पास हमें देखने को क्या मिलता है? दैट इज इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल, जो कि इन्फेक्शियस जीनोम भी बोल सकता है। हाँ जी, प्रोटीन कोट एंड आरएनए नहीं होगा। प्रोटीन कोट डीएनए, प्रोटीन कोट वाले तो ऑप्शन तो साइड ही कर दो क्योंकि बेसिकली वायरॉइड्स पूछ रहे हैं आपसे। डीएनए एंड लिपिड एनवेलप, लिपिड एनवेलप भी नहीं होगा। आंसर रहेगा दैट इज स्मॉल सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, बेसिकली जो आपके पास वायरॉइड्स रहते हैं दे आर स्मॉल सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल्स। एंड डिजीज कौन कौन सी कॉज करते हैं? डिजीजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिजीजेस पढ़ लेना इनकी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीजेस वगैरह, जो हम डेप्थ में करेंगे तब इनके ऊपर अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो विद दिस हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज हमारी वीडियो। तो आज की वीडियो में हमने अपना जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो कंप्लीटली सर्जिकली हर एक क्वेश्चन, हर एक ऑप्शन अच्छे से डेप्थ में सॉल्व किया। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे गाइज। जय हिंद। अपनी प्रेपरेशन अच्छे से रखिए। सी यू सून।